प्राकृतिक 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 वनस्पति वनस्पति एवं वन्य प्राणी ये टॉपिक है, तुम्हारा अगला पाठ है। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। देखो साहब, ये प्राकृतिक वनस्पति क्या है? वह वनस्पति जो मानव की सहायता के बिना पैदा होती है और लंबे समय तक वह वनस्पति जो मानव की सहायता के बिना पैदा होती है, स्वयं पैदा होती है। एक शब्द और जोड़ेंगे, स्वयं पैदा होती है, बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक उस पर मानव का लंबे समय तक उस पर मानव का प्रभाव नहीं पड़ता है। उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है साहब, देखो इसको मिटा दें यहां तक। ये तो परिभाषा थी। देखो, विश्व के जैव विविधता वाले 12 देश हैं। कितने देश हैं? 12 देश। जैव विविधता वाले कितने देश हैं विश्व में? 12। उनमें हमारा भारत भी एक सदस्य है। क्या है? एक सदस्य। अर्थात विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में अपना भारत भी आता है। जैव विविधता किसे कहते हैं? विविधता का मतलब होता है भिन्नता, अंतर। जैव का मतलब होता है जीवों में। तो जीव कौन है? वनस्पति, जीव जंतु। ये वनस्पति और जीव जंतु किस में आते हैं? जैव में। किस में आते हैं? जैव में। वनस्पति और जीव जंतु किस में आते हैं? जैव में। और विश्व जैव
विश्व के जैव विविधता के कुल 12 देश हैं, उनमें भारत का स्थान है। अर्थात भारत में भी विभिन्न प्रकार की वनस्पति और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। समझ में बैठ की बात नहीं बैठी? बढ़िया तरह से बैठ गई। देखो, हमारे भारत देश में लगभग 43,000, कितने हजार? 43,000 जातियों के पौधे पाए जाते हैं। 43,000 जातियों के तो क्या पाए जाते हैं? जातियों के पौधे। कितनी जातियों के? 43,000 जातियों के। अब गिनते गिनते भी परेशान हो जाएंगे। ठीक है सर। और 15,000 जातियों के फूलों के पौधे, जिनमें फूल आते हैं भैया, ये पाए जाते हैं सब। ठीक है सब। और लगभग 90,000 जातियों के वन्य जीव या प्राणी, वन्य प्राणी या वन्य जीव पाए जाते हैं। 90,000 प्रजातियों के, 90,000 प्रकार के। ठीक है जी। एक शब्द आया था इसमें, वनस्पति क्या है? ये वनस्पति क्या है? इस वनस्पति को और समझेंगे। वनस्पति क्या है? वनस्पति, ये क्या है? वनस्पति परिभाषा लिखेंगे इसकी थोड़ी सी, क्या समझ लेना। किसी विशेष सत्र में, किसी विशेष सत्र नहीं, क्षेत्र में लिखेंगे। किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति को कहते हैं वनस्पति। प्राणी जगत का मतलब होता है जानवरों के विषय में। ठीक है। अब वनस्पति, वन्य प्राणियों, ये आपको मैंने बताई दी। 90,000 प्रजाति उसकी, 43,000 प्रजाति उसकी, 15,000 प्रजाति उसकी। बात ये आती है धरातल। देखो साहब, ये प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, तो इनके लिए कौन कौन से कारण होने चाहिए? कौन कौन से कारण हैं जिनसे वनस्पति और वन्य प्राणियों का जन्म होता है? तो नंबर 1 है धरातल। पहला प्रभाव पड़ता है किसका? धरातल का। धरातल में आता है सबसे पहले भूभाग। धरातल में क्या आता है? भूभाग। देखो साहब, भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। किसका? भूमि का। भूभाग का मतलब भूमि का वनस्पति है, इसका प्रत्यक्ष रूप से
वनस्पति पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। देखो कभी आपने देखा होगा पर्वतों पे भी वनस्पतियां मिलती हैं, जड़ी बूटियां मिलती हैं, पठारी भाग में मिलते हैं पेड़, विभिन्न प्रकार के मैदानी भागों में मिलते हैं, और शीत कटिबंधों में घास मिलती है। ये आपने सुना है, पढ़ा है, कहीं भी देखा है? जैसे नहीं है तो आज सुन लो। तो ये धरातल की तो भूमिका है इसमें, ठीक है। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्राय कृषि की जाती है। मैंने आपको बताया दिन, यदि उपजाऊ भूमि है तो वहाँ किसान लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं। खेतीबाड़ी करते हैं तो खुद पौधे जन्म लेते हैं, मतलब लगाते हैं, पौधे बोते हैं, बीज बोते हैं, पौधे होते हैं, जन्म लेते हैं, पौधे पक जाती है, फसल काटते हैं, फिर दोबारा से लगाते हैं, बागान लगाते हैं नहीं, बगीचे लगाते हैं, सब्जी की खेती करते हैं, खाद्यान्न की खेती करते हैं। किस पर करते हैं? लेकिन ये उपजाऊ भूमि पर। किस पर करते हैं? उपजाऊ भूमि पर। उपजाऊ भूमि पर करते हैं कौन? किसान, ठीक है साहब। उबड़ खाबड़ या असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान है। और देखो कहीं उबड़ खाबड़, जैसे मैंने बताई, पहाड़ी इलाका है, घाटियां है, मरुस्थल है, तो वहां विभिन्न प्रकार की खेती तो की नहीं जा सकती क्योंकि उपजाऊ नहीं है क्षेत्र। फिर वहां घास मिलती है, कुछ जंगली जानवर मिलते हैं, कुछ जड़ी बूटियां मिलती हैं। धरातल की पहली भूमिका किसकी है? धरातल में भूभाग की। और दूसरा है दूसरा जो कारण है वो क्या है? दूसरा कारण है मृदा। नंबर 1 भूभाग और नंबर 2 होता है मृदा। देखो भैया मृदा क्या है? मृदा का मतलब होता है मिट्टी। देखो यदि मिट्टी उपजाऊ है, मिट्टी उपजाऊ है तो वनस्पति आसानी से जन्म लेगी, और मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो वनस्पति जन्म नहीं लेगी। देखो अनुपजाऊ मिट्टी रेगिस्तानी इलाके की मिट्टी होती है, अनुपजाऊ मिट्टी। एक उदाहरण देते हैं, वहां के लोग खेती बाड़ी करना चाहें तो भी नहीं हो सकती उस पर, क्योंकि वो मिट्टी कैसी है? अनुपजाऊ, हुमस की मात्रा तो है ही नहीं उसमें, ठीक है। देखो आपने ये भी देखा होगा, कहीं कहीं आपको बलुई मिट्टी दिखाई देती है, काली मिट्टी दिखाई देती है, जलोढ़ मिट्टी दिखाई देती है। वैसे जलोढ़ और काली मिट्टी पे तो लोग बाग खेती बाड़ी करते हैं। और बलुई मृदा में देखो आपने, बलुई मिट्टी देखी होगी आपने, वहां कटीली झाड़ियां मिलती हैं आपको। और नदियों के पास, नदी तो अपने पास खैर है ही नहीं है, कहां से दिखाएं आपको, लेकिन नहरों के पास देखिए साहब पर्णपाती वन पाए जाते हैं, पत्तान वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं नहरों के पास में। देखिए नदी तो है नहीं, नदी होती तो वहां दिखाते चौड़े चौड़े पत्तान के मिलते हैं, बड़े बड़े ऊंची ऊंची वृक्ष मिलते हैं। और देखो यहाँ कहीं ऐसा इलाका है, ढालू इलाका है, ढाल वाला इलाका है, तो यहाँ शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? शंकुधारी वृक्ष। ये शंकुधारी वृक्ष क्या है? ये ऐसे होते हैं शंकुधारी वृक्ष। ऐसे वृक्ष मिलते हैं शंकुधारी ढालों पर। जिसे प्राकृतिक कोई, जैसे बर्फ पड़ती है, ओलावृष्टि होती है, कुछ और होता है, तो बड़े आसानी से नीचे ढल जाती है। और ये जो तुम्हारे पेड़ हैं, जो वनस्पति है, जो वन है, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये होते हैं शंकुधारी। एक तो हो गया धरातल। दूसरा कारण, धरातल में भी दो हैं, भूभाग और मृदा। और दूसरा कारण है वह है जलवायु। जलवायु, दूसरा कारण जलवायु। जलवायु उससे पहले पाठ में आपको पढ़ाई थी। देखो वनस्पति की विविधता तथा और जलवायु में भी सबसे पहले देखेंगे तापमान। क्या देखेंगे? तापमान। वनस्पति की विविधता तथा विशेषता तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती है। देखो तापमान ज्यादा होगा वनस्पति नहीं होगी, तापमान हल्का होगा, नॉर्मल होगा, वनस्पति होगी, ठीक है। उसके साथ साथ
यदि वायु की गति ठीक है, वायु चलती है, समय समय पर चलती है, वायु में नमी रहती है, शुष्क वायु नहीं है, नमी रहेगी, नमी का मतलब होता है पानी की मात्रा रहेगी, ओस रहेगी, ठंडी रहेगी, तो वनस्पति होगी वनस्पति पैदा होगी साहब। यदि शुष्क वायु रहेगी, जैसे रेगिस्तान में चलती है, हवा तो खूब चलती है लेकिन शुष्क चलती है, सूखी है, नमी है ही नहीं उसमें, वनस्पति नहीं होगी। वो तो कंठ को सुखा देती है, वैसे भी गला सूखने लग जाता है। हिमालय पर्वत के ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्ण कटिबंध से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पवायन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। अब अगला है इसी में सूर्य का प्रकाश। जलवायु में ही क्या है? सूर्य का प्रकाश। जलवायु में ही अगला वाला है जलवायु में अगला है भैया नंबर 2, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य का प्रकाश क्या है? किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। देखो साहब, यदि सूर्य का प्रकाश ठीक मिलेगा तो वह सूरज जी नारायण निकल ही आएंगे, शाम तक रहेंगे, और अक्षांश और देशांतर रेखाएं मैंने आपको बताई थी। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से यदि ज़्यादा ऊंचाई है, कम ऊंचाई है, समुद्र तल से कम ऊंचाई है, वनस्पतियाँ ठीक ठाक रहेंगी। ज़्यादा ऊंची है सब समुद्र तल से ऊंचाई, तो फिर दूसरे प्रकार की वनस्पति पाएगी। ऋतु गर्मी की है, सर्दी की है। वैसे एक बात और हम आपको बताते हैं, प्रकाश अधिक समय तक जब मिलता है तो वनस्पतियाँ जल्दी जल्दी बढ़ती हैं। देखो आपने, अब हमने देखा है कि हमने ज्वार और बाजरे की खेती की थी, कि फसल बोई थी ज्वार और बाजरे की। देखो वो तो बारिश नहीं हुई, बात दूसरी है, लेकिन यदि बारिश होती तो ये ऋतु किसकी है? ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा भी हो रही है, वर्षा भी है साथ में। लेकिन सूरज जी नारायण तो सुबह ही आ जाते हैं, शाम तक रुकते हैं। तो देखो जो बाजरे की फसल है वो 70-75 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है, लगभग 2.5 महीने में पक करके तैयार हो जाती है। तो बताओ 2.5 महीने में फसल पक करके तैयार हो गई, क्यों हो गई? वो किसके कारण हो गई? और जबकि हमारी जो रबी की फसल है, गेहूं की फसल है, उसके लिए कम से कम 4 और 5 महीने चाहिए, 4.5 महीने चाहिए। क्यों? रबी की फसल जब बोते हैं सर्दी में बोई जाती है, शीत ऋतु में बोई जाती है, सूर्य का प्रकाश पूरा नहीं मिलता है उसको, इस वजह से वो धीरे धीरे बढ़ती है। इसको सूर्य का प्रकाश पूरा मिलता है, ये तेजी से बढ़ती है। ठीक है सर। अगला है जो जलवायु में, और वो है वर्षण। नंबर 3 है, वो क्या है? वर्षण। वर्षण का तात्पर्य होता है बरसात। वर्षण का तात्पर्य क्या होता है? बरसात। देखो भैया, जब जून से सितंबर के महीने तक हमारे भारत देश में बरसात हो रही है, तो तुम बताओ बरसात के समय में तो बहुत सारी वनस्पति हमको देखने को मिलेगी। विभिन्न प्रकार की घास पैदा हो जाती है कि नहीं हो जाती है? हो जाती है ना। जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ तो वृक्ष भी सघन हो जाते हैं। पेड़ देखे होंगे आपने, पेड़, ये नीम का पेड़ है, नीम का पेड़, ये पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़। नीम और पीपल के पेड़ के नीचे देखो साहब, बहुत सारे छोटे छोटे नीम हो जाते हैं, बहुत सारे पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारे पीपल के पेड़ हो जाते हैं। कौन सी ऋतु में होते हैं? बरसात की ऋतु में। विभिन्न प्रकार की घास पैदा हो जाती है, वनस्पति हो जाती है घास। विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे खुद ही आ जाते हैं, प्राकृतिक वनस्पति पैदा हो जाती है। ये सब किसके कारण होती है? बरसात के कारण। ठीक है साहब। तो जलवायु में तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो बरसात का है। बरसात तो भैया सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। देखो मनुष्य के लिए, ये आपने कभी सोचा है कि ये वनस्पति मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है?
देखो, वन नवीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। नवीकरण संसाधन उसे कहते हैं जो संसाधन एक बार समाप्त हो जाते हैं फिर दोबारा उनका जन्म होता है, उन्हें कहते हैं नवीकरण। जैसे पेड़ है, एक हमारा पौधा है, वनस्पति है। वनस्पति है, कोई एक पौधा था, पेड़ था, ये पहले एक छोटा पौधा था, बड़ा पेड़ हो गया और बड़ा हो गया, फूल पत्तियां दी, फल दिए सब है, और अब बुढ़ा हो गया है। बुढ़ा हो गया है तो देखो, अब धीरे 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 इसने फल देना बंद कर दिया, फूल भी नहीं आते हैं। तो जब तक ये बुढ़ा होगा, जब तक अपने पास, अपने साथ, अपने आसपास अपनी प्रजाति के बहुत सारे पेड़ पौधों को जन्म दे जाएगा कि नहीं दे जाएगा। फिर ये बुढ़ा हो जाएगा, सूख जाएगा, तो इसको फर्नीचर के रूप में, रसोई के रूप में हम काम में ले लेते हैं। अब बताओ, ये संसाधन तो समाप्त हो गया, ये पेड़ तो चला गया, समाप्त हो गया, लेकिन इसकी जगह पे इसी के कारण ये नए पेड़ पौधे पैदा हो गए कि नहीं हो गए? हो गए नहीं। तो जो संसाधन समाप्त हो जाने के बाद और फिर दोबारा से नए संसाधन जन्म ले लेते हैं, उन्हें कहते हैं नवीकरण। उसे क्या कहते हैं? नवीकरण। कहीं एक बड़ा पेड़ होता है, बुढ़ा हो जाता है, वो पेड़ वृक्ष बहुत बुढ़ा हो जाता है, फल फूल आना बंद हो जाता है, सूख जाता है, और जब तक हम उस सूखने का इंतजार करते हैं उसका फर्नीचर के लिए या रसोई के लिए, तब तक वो अपनी ही प्रजाति के कई सारे पेड़ पौधे दूर दूर अपने आसपास लगा देता है, पैदा कर देता है। ठीक है। तो देखो, वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में भूमिका निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं तुम्हारे पेड़? वातावरण बना रहे, शुद्ध रहे। गुणवत्ता का मतलब होता है जो वातावरण आज जैसा आज वास्तव में है, पारिस्थितिकी संतुलन जो बन रहा है पेड़ पौधों की वजह से, उसके पेड़ के चले जाने के बाद भी वह और पेड़ पौधों को जन्म दे जाता है, जिससे कि वो पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे। ठीक है। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं, मैंने बताई थी। देखो, ये जो तुम्हारे छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं उद्योगों में भी काम में लिए जाते हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं। आपने ये तो बताई होगी, आपको ये तो पता ही होगा, जहाँ ज्यादा पेड़ पौधे होंगे हवा भी ठीक चलेगी और तापमान भी कम रहेगा। अर्थात ये गर्मी जो पड़ती है, भयंकर गर्मी पड़ती है, उसको जो लपलपाती सूर्य की किरणें आती हैं पृथ्वी पर, उनको रोक लेती हैं पेड़ पौधे उनको रोक लेते हैं। खुद छाया करके रखते हैं धरातल पर, नमी बना कर रखते हैं जमीन के अंदर हैं, मौसम को सुहावना करते हैं। ये सूर्य की तेज किरणों से जो गर्मी आती है उससे भी रक्षा करते हैं, पवनों में भी सहायक हैं और वर्षा लाने में भी सहायक हैं कहते थे जब पेड़ रहेंगे जब ये बरसात होगी, पेड़ नहीं है तो पेड़ों को काटेंगे तो बरसात समाप्त हो जाएगी। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय। अब देखो साहब, पेड़ पौधों से मृदा को जीवाश्म मिलता है। भैया, जब पेड़ पौधे होंगे तो इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आएंगे, सब इनके फलों को खाएंगे तो उससे खाद बनेगा साहब। बनेगा कि नहीं बनेगा? अनेक प्रकार के छोटे मोटे कीड़े आ जाते हैं जो खाद बनाने में सहायक हैं, भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायक हैं। और वन्य प्राणी जो जानवर हैं जंगल के, उनको आश्रय देते हैं, उनको घर देते हैं। कोई घोंसला बना करके रहता है, कोई उनके तने पे बैठ करके रहता है, कोई डाली पे बैठ करके रहता है, कोई आम का पेड़ है, आम के पेड़ में बंदर और बंदरिया आते हैं, वो डाली पे बैठ करके आम खाते हैं। चींटा हैं, चींटे हैं जो नीचे हैं, और प्राणी हैं फल खाने वाले हैं, घास फूस खाने वाले हैं, वो भी घास फूस खाते हैं, इधर उधर चरते हैं इनके आसपास। और सर्दी से बचाते हैं ये पेड़ पौधे वन्य प्राणियों को, गर्मी से बचाते हैं। भयंकर गर्मी पड़ती है, सारे के सारे आसपास की जीव जंतु प्राणी आकर के और वृक्ष की छाया में उस गर्मी से अपनी रक्षा करते हैं। बरसात जब भयंकर होती है तब भी आपको बचाते हैं। सर्दी की ऋतु में जब शीत पड़ता है भयंकर, तो जंगल के जितने भी जानवर हैं वो ज्यादातर इन पेड़ों का सहारा लेते हैं। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग। अब देखो, धीरे धीरे हमारे भारत देश में जो जंगल थे, हमारे उन जंगलों को काटा जा रहा है।
जंगलों को साफ किया जा रहा है और खेत बनाए जा रहे हैं कृषि के लिए, क्योंकि कृषि का भूभाग, कृषि के खेत हमारे पास दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। तो हम पेड़ पौधों को हटा करके साफ करके वहाँ कृषि के लिए उपयुक्त भूमि बना रहे हैं। जब ऐसा हम करेंगे तो बताओ वनस्पतियों और जीव जंतुओं का हास होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं। जंगल कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे नहीं। उद्योगों का विकास, हम उद्योग लगा रहे हैं जंगलों को साफ करके, फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो बताओ जीव जंतुओं का, वन्य प्राणियों का पतन हो रहा है, हास हो रहा है, उनके अस्तित्व को भी खतरा हो रहा है? शहरीकरण की परियोजनाएं, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था और कॉलोनियां बनाई जा रही हैं, उनको जंगलों को साफ कर करके फैक्ट्री लग गई तो कॉलोनी भी बनेगी सब। चारे की व्यवस्था के कारण चारा बोया जा रहा है, पशुओं के लिए खिलाया जा रहा है, तो फिर बताओ ये वन क्षेत्र हैं, जो जंगल हैं, जो कम हो ही रहे हैं। ठीक है साहब। अब हम आपको पढ़ाएंगे कल वनस्पति के प्रकार। कल पढ़ाया जाएगा वनस्पति के प्रकार, कितने प्रकार की वनस्पति हैं और कौन कौन से भागों में ये पैदा होती हैं। ठीक है साहब।